सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान के पहले अध्याय यानी कि जैव प्रक्रम का जो भाग एक है पोषण, इसका दोस्तों हम लोग वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट का अर्थ यह हुआ कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको इस अध्याय का जितना भी, चाहे वह लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या ऑब्जेक्टिव हो, इसके बारे में दोस्तों आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सारा का सारा दोस्तों आपकी बॉडी एग्जाम में अगर कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, तो बस इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे कि चैप्टर का ही नाम है जैव प्रक्रम, तो सबसे पहले आप यह बताइए कि आखिर जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए जैव प्रक्रम क्या है। तो सबसे आसान भाषा में आप लोग समझिए कि देखिए जैव प्रक्रम दो शब्दों से बना हुआ है। जैव प्रक्रम कितने शब्द से बना हुआ है? दो शब्दों से बना हुआ है, एक है जैव और एक है प्रक्रम। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है जैव, इसका अर्थ होता है जीवन। इसका क्या अर्थ होता है? जीवन होता है। इसके बाद जो दूसरा जो शब्द है वह है प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया यानी कि कार्य। तो एक से आया जीवन और एक से आया कार्य। तो जैव प्रक्रम वही है, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो जो कार्य किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जीवन जीने के लिए हम लोग जो जो काम करेंगे उसको ही क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से आप लोग बताइए, समझ में आ गया? तो जीवन जीने के लिए हम लोग जो जो कार्य करेंगे उसे ही क्या बोलेंगे? तो जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो जीवन जीने के लिए देखिए, जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से हम लोग चार ही काम करते हैं जंतु में, ठीक है ना। तो और वह चार काम करते क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो कार्य होता है वह होता है पोषण। क्या होता है? पोषण यानी कि खाना खाना। इसके बाद जो दूसरा जो कार्य होता है वह होता है श्वसन यानी कि उससे एनर्जी बनाना। इसके बाद जो तीसरा जो काम होता है वह होता है परिवहन यानी कि उस एनर्जी को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। इसके बाद जो अगला जो होता है वह होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन तो आप लोग बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो यह पादपों में होता है, ठीक है ना। लेकिन हम जंतुओं में क्या होता है? पोषण, श्वसन और परिवहन और उत्सर्जन। यह चार ही काम है जो हम लोग जीवन जीने के लिए करते हैं। इसके बाद जो कोई भी कार्य है वह हम जीवन जीने के लिए नहीं करते हैं, चाहे वह मोबाइल देखना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जीवन जीने के लिए हम लोग मुख्य रूप से चार ही काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो काम था हुआ था पोषण। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पोषण के बारे में ही पढ़ेंगे, खाना खाना के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए पोषण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि पोषण, हम लोग जो खाना खाते हैं वही पोषण है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो खाना खाते हैं वह पोषण नहीं है। तो आप बोलेंगे कि पोषण है क्या, तो देखिए खाना को खाना और वह आप जो वह खाना खाए है ना उससे एनर्जी लेना, यही होता है पोषण। तो खाना खाना और उस खाने से क्या करना है? एनर्जी गेन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव भोजन प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो खाना खाना और उस खाने से क्या लेना? तो एनर्जी गेन करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि भोजन हमें ऊर्जा वृद्धि और विकास प्रदान करता है। या तो सभी लोगों को पता है ना। तो भोजन हमें क्या करता है? ऊर्जा वृद्धि और विकास प्रदान करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि भोजन के घटक। क्या है कि भोजन के घटक, देखिए हम लोग जो मुख्य रूप से भोजन खाते हैं ना उसके अंदर से मुख्य रूप से हम लोग चार चीज ही लेते हैं। तो उसमें से वह चार चीज क्या है, तो देखिए सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। भोजन से हम लोग क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट लेते हैं। इसके अलावा क्या लेते हैं? तो प्रोटीन लेते हैं। इसके अलावा वसा और इसके अलावा क्या लेते हैं? विटामिन और खनिज लवण। यह दोनों एक ही में होगा, विटामिन और खनिज लवण। तो मुख्य रूप से हम लोग भोजन से चार ही चीज लेते हैं। और चार चीज कौन कौन, आप लोग साथ में बोलिए। एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक वसा और एक क्या हो गया आपका? विटामिन और खनिज लवण। यह चार ही चीज मुख्य रूप से हम लोग भोजन के अंदर से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, इसी का कार्य होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका कुछ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, प्रोटीन के स्रोत, वसा के स्रोत, विटामिन और खनिज लवण के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? तो अनाज, फल और सब्जियां। प्रोटीन के स्रोत क्या हो गया? मांस, मछली, अंडे। वसा के स्रोत क्या हो गया? बर्गर और पिज्जा। आप लोग मुख्य रूप से वसा ही खाते हैं ना, बर्गर और पिज्जा वसा के स्रोत है। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण के स्रोत क्या हो जाएगा? तो फल और सब्जियां। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग किया यही होगा, इसके अलावा और भी होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए दो चार एग्जांपल लिख दिया है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग अनाज, फल, सब्जी के रूप में खाते हैं, मांस, मछली के रूप में प्रोटीन, बर्गर, पिज्जा के रूप में वसा और फल, सब्जियां के रूप में विटामिन और खनिज लवण खाते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि पोषण के प्रकार। पोषण दो ही टाइप का पोषण होता है, खाना खाना। एक हो गया आपका स्वपोषण और एक हो गया परपोषण। तो आप लोग बोलेंगे कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। तो देखिए स्वपोषण क्या होता है? वैसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि हम लोग स्वपोषण उसको बोलेंगे जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो आप इस हिसाब से आप बोलेंगे इस हिसाब से कि इसका मतलब मेरी माँ भी स्वपोषी पोषण करती है क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी माँ जिस भी
फल सब्जियां से जो खाना बनाती है ना, वह सभी कार्बनिक होता है, लेकिन स्वपोषण वह होता है जो अकार्बनिक चीजों से अपना भोजन बनाता है। आप लोग बोलेंगे कार्बनिक अकार्बनिक क्या है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो स्वपोषण क्या हो जाएगा, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, जबकि प्रपोषण को क्या हो जाएगा, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन बनाने के लिए किसी और जीव पे निर्भर होता है, जैसे में वो आपका पादप हो सकता है, पेड़ पौधा, या आपका क्या हो सकता है, तो जंतु हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि आखिर स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। तो देखिए स्वपोषण क्या है, स्वपोषण क्या हो जाएगा, वह पोषण जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए स्वपोषण यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए भोजन बनाने के लिए उसको 4 ही चीज चाहिए। एक तो हो गया आपका सूर्य प्रकाश, एक हो गया क्लोरोफिल, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गया जल। यह 4 ही चीजों से जो है स्वपोषी पोषण करने लगता है जीव, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि वह पोषण जिसमें जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल जैसे सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक का अर्थ होता है कि जिसका, समझिए कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसका मिट्टी से कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे में आपका हो गया हरे पौधे, नील हरित शैवाल। तो देखिए स्वपोषी पोषण मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे में ही होते हैं, कि जितना भी पेड़ पौधा होगा वह कैसा पोषण करेगा, तो स्वपोषी पोषण करेगा। इसके अलावा आप लोग एक नील हरित शैवाल को भी याद रख सकते हैं, ऐसे करके देखिए इसमें हरित लगा हुआ है यानी कि यह भी हरा है, इसीलिए यह भी कैसा पोषण करेगा, स्वपोषी पोषण, यानी कि इसमें भी क्लोरोफिल है, ठीक है ना। इसको हम लोग मुख्य रूप से विस्तार से आगे देखेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन ही है। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि परपोषण, परपोषण क्या है, आपको हम पहले ही बता दिया है। परपोषण वह है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और चीजों पे डिपेंड होता है। जैसे में देखिए क्या हो जाएगा, या तो वह पौधा हो जाएगा या तो वह जानवर हो जाएगा। तो देखिए परपोषण क्या है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव मीन्स क्या, या तो पौधा या तो जानवर पर निर्भर होते हैं, उसे ही परपोषण कहा जाता है। तो समझ में आ गया। स्वपोषण देखिए नाम से ही स्पष्ट है, एक है स्वपोषण, क्या है स्वपोषण, और एक है परपोषण, परपोषण। तो देखिए नाम में ही आ गया स्व, यानी कि क्या हो जाएगा, स्वयं। तो वैसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेगा वह हो जाएगा स्वपोषी पोषण। जबकि देखिए एक आ गया पर, क्या आ गया पर, यानी कि किसी और चीज पर डिपेंड होता है, या तो वह पेड़ पौधा पर या तो जानवर पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो परपोषण क्या हो जाएगा, जिसमें जीवधारी कोई वस्तु यानी कि कोई जीव पर डिपेंड होता है, या तो वह पौधा हो सकता है या तो जानवर हो सकता है। तो स्वपोषण यानी कि अपना पोषण स्वयं बनाएगा, भोजन स्वयं बनाएगा, जबकि परपोषण यानी कि अपने भोजन के लिए किसी और जीवों पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हम लोग आगे देखेंगे परपोषण के प्रकार। तो अब आप बोलेंगे कि क्या स्वपोषण का प्रकार नहीं होता, तो बिल्कुल उसका भी प्रकार होता है, उसको हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग परपोषण को समाप्त कर देते हैं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग की परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि परपोषण के कितने प्रकार है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे यह क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्या बोलेगा कि परपोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार क्या है वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद परपोषण का चैप्टर ही क्लोज है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि प्राणी संपोषण, दूसरा है मृतजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो परपोषण का प्रकार जो सबसे पहला है यह है प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राणी संपोषण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे परपोषण का जो सबसे पहला प्रकार है वह है प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राणी संपोषण आखिर क्या है। तो देखिए प्राणी संपोषण नाम से ही लग रहा है, प्राणी, प्राणी संपोषण यानी कि इसमें उच्च उच्च श्रेणी का जीव जंतु आ जाएगा। प्राणी संपोषण में वैसा आ जाएगा जो कि अपना भोजन जो है ना ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, या तो ठोस या तो तरल पदार्थ के रूप में अपना पोषण ग्रहण करेगा, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहेंगे। तो देखिए क्या है कि वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणी संपोषण कहता है। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तो आप आराम से बना लीजिएगा। क्या आप लोग परिभाषा दीजिएगा कि वैसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राणी संपोषण बोलेंगे सब्जेक्टिव का। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि अमीबा कौन सा पोषण करता है, या सभी जो जीव जंतु है जिसमें मनुष्य आ जाता है, शेर, बाघ, गाय, यानी कि ये सभी जंतु जो है इसमें कौन सा पोषण होता है। तो याद रखिएगा या अमीबा हो या जंतु हो दोनों में ही प्राणी संपोषण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि अमीबा में कैसा पोषण होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर जो प्रकार है वह है मृतजीवी पोषण। क्या है मृतजीवी पोषण, नाम से ही क्या लग रहा है मृतजीवी पोषण, और यह तीनों पोषण में सबसे खराब यही है। लेकिन याद रखिएगा जो जितना खराब होता है वह उतना अच्छा भी होता है। तो मृतजीवी पोषण क्या है, तो देखिए नाम से ही लग रहा है मृत, यानी कि इसमें वह जीव आएगा जो अपना माने कि अपना भोजन मृत चीजों से ग्रहण करता है। तो देखिए क्या है कि वह पोषण जिसमें जीवधारी मरे हुए जीव से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही मृतजीवी पोषण कहता है। ऐसे आप लोग आगे लिख दीजिएगा, वह पोषण जिसमें जीवधारी मरे हुए जीव से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है उसे ही मृतजीवी पोषण
कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि इससे पहले तो आप बोले हैं कि यह पोषण बढ़िया होता है। देखिए इसमें भी एक शर्त है कि यह जो है ना अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है आपको पता है? यह क्या करता है कि जो भी इसका जो भोजन रहता है ना, यह उसके चारों साइड जो है ऐसा एंजाइम स्रावित करता है जो भोजन को उसके शरीर से बाहर ही पचा देता है और उसके बाद उसका पोषण ग्रहण करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं पोषण ग्रहण करने के लिए किसी भी भोजन को खाते हैं उसके बाद ना हम लोगों को पोषण मिलता है, लेकिन इसमें ये नहीं है। ये क्या करता है कि भोजन को शरीर से बाहर ही पचा लेता है, उसके बाद डायरेक्ट उसका पोषण ही ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो मृतजीवी पोषण में क्या आप लोग परिभाषा दीजिएगा कि जिसमें जीवधारी अपना भोजन मृत चीजों से या सड़े गले चीजों से अपना भोजन ग्रहण करेगा। तो इसका कुछ उदाहरण जैसे में देख लीजिए, जैसे में है जीवाणु, कवक या कुछ प्रोटोजोआ या मशरूम, ये सभी इसका कुछ उदाहरण है मृतजीवी पोषण का। तो याद रखिएगा जीवाणु, कवक तथा कुछ प्रोटोजोआ और क्या है मशरूम है, मशरूम, ठीक है ना। मशरूम यानी कि जिसे आप लोग गोबर छत्ता भी बोलते हैं। तो गोबर छत्ता में कैसा पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। इसके अलावा कवक और जीवाणु में भी कैसा पोषण हो जाएगा? तो मृतजीवी पोषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका परजीवी पोषण की परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण वह होता है जिसमें कोई जीव या तो किसी जीव के शरीर के अंदर चला जाता है या किसी जीव के शरीर के बाहर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उसका भोजन ग्रहण करता है। तो देखिए क्या है कि वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। तो परजीवी पोषण क्या हो जाएगा? या तो देखिए इसमें कोई जीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, जैसे आप लोग बचपन में सुनते होइएगा जू, जू क्या होता है? वह आपके सिर के ऊपर से आपका खून चूसता है, होता है ना, होता है ना, यही। तो परजीवी पोषण वही हो जाएगा जो कि अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर आपसे आपका पोषण वह ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण। और याद रखिएगा यह सिर्फ आपको हानि ही पहुंचा सकता है, यह मृत नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे हो जाएगा टेपवर्म, जैसे फीता कृमि भी बोला जाता है। और ये टेपवर्म क्या है? तो यह जो है जंतु के आंत में पाया जाता है और वहां से अपना पोषण ग्रहण करता है। जैसे हो गया अमरबेल, अमरबेल का भी आप लोग पता देखते होइएगा, किसी किसी पौधे पे चारों साइड से जो है उसके ऊपर में एक लत्ती जैसे जो है संरचना पाया जाता है, उसे ही अमरबेल कहा जाता है। और वह उस पौधा से अपना उसका पोषण छीनता है, यानी कि उसका पोषण ग्रहण करता है अमरबेल। इसके अलावा जोंक हो जाता है, जो कि आप लोगों को पानी में भी देखने को मिलता है, वह भी क्या करता है? अपने शरीर के बाहर से ही ना अपना खून चूसता है। और याद रखिएगा कि मृतजीवी पोषण में या तो आपके शरीर से बाहर से पोषण करेगा या तो आपके शरीर के अंदर से भी पोषण ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा हो जाएगा मच्छर, ये सब तो आप लोग अब आराम से ही बना लीजिएगा, जो कि किसी का मतलब कह सकते हैं आप कि किसी का पोषण छीनता है, यानी कि जो खाया रहता है उसको छीनता है। जैसे में टेपवर्म हो गया या आंत से अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हो गया अमरबेल या पेड़ पौधा जो कोई होता है उसके ऊपर में लपटा जाता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे हो गया जोंक, यानी कि यह भी खून चूसता है। जैसे हो गया मच्छर, यह भी वही करता है, ठीक है ना। तो यह था 3 प्रकार पर पोषण का। तो आप लोग इसका परिभाषा दीजिएगा। प्राणी संपोषण क्या हो जाएगा? वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करेगा। मृतजीवी क्या हो जाएगा? नाम ही है मृत, यानी कि वह पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन सड़े गले चीजों या मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा है परजीवी पोषण, यानी कि वह पोषण जिसमें जीवधारी मतलब किसी जीव के या तो ऊपर रहेगा या तो उसके शरीर के अंदर चला जाएगा और वहां से जो है उसका पोषण छीनता रहता है, ग्रहण करता रहता है। तो यह हो जाएगा परजीवी पोषण। और आप लोग इसका एग्जाम्पल बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए 2-4 ऑब्जेक्टिव है। तो आपका देखिए ऑब्जेक्टिव है कि मशरूम कौन सा पोषण करता है? अभी हम लोग देखे थे मशरूम कैसा पोषण करता है? तो मृतजीवी पोषण करता है। इसके अलावा हम लोग अमरबेल देखे हैं, जो कि अमरबेल सबसे पहले जब ये अमरबेल नाम आए तो आपके दिमाग में एक सवाल चलना चाहिए, हाँ वही रस्सी जैसी संरचना जो किसी पौधे के ऊपर में जो लपटा जाता है वही। तो वह कैसा होता है? वह अस्थायी रूप से उसके अस्थायी या अस्थायी रूप से उसके ऊपर में लपटा जाता है और वहां से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो वही तो हम लोग पढ़े हैं परजीवी में। तो यही तो अमरबेल कैसा पोषण करता है? तो परजीवी पोषण करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो अभी हम लोग देखे हैं परपोषण परपोषण के प्रकार, लेकिन आपको हम बोले थे कि स्वपोषण का भी प्रकार होता है। तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि स्वपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वपोषण जो है वह 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का था। एक हो जाता है आपका रसायन संश्लेषण और एक हो जाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। पहला होता है रसायन संश्लेषण और दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन हम लोग इस वीडियो में रसायन संश्लेषण को देखने वाले नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले हैं हम क्वेश्चन वही देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। रसायन संश्लेषण कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है और पूछने का भी संभावना नहीं है, इसीलिए हम लोग रसायन संश्लेषण को नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रकार हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के। आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपना भोजन ग्रहण आखिर करते कैसे है? तो आप लोग सबसे पहले हमें बताइए कि हम आपको पहले ही बोले थे कि हरे पेड़ पौधे को अपने भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वह 4 चीज क्या क्या होता है? एक हो गया सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों चीजों से जो है हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह चारों चीज हरे पेड़ पौधे को अपने भोजन ग्रहण करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक अणु CO2 और H2, अभी तक यह जितना भी आप लोग देखे हैं यह सभी क्या है, अकार्बनिक अणु है, ठीक है ना। इसका स्थिरीकरण करता है कार्बनिक अणु ग्लूकोज C6H12O6 में, और इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बहुत ही सरल परिभाषा है, आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक अणु क्या क्या CO2 और H2 का स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में करता है। और ग्लूकोज का आप लोग यह नहीं सोच लीजिएगा, आप लोग जो ग्लूकोज पीते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ग्लूकोज का निर्माण करता है और यही क्या है, तो हरा पेड़ पौधा का भोजन है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह भी देखने को मिल सकता है कि हरा पेड़ पौधा का भोजन क्या होता है। तो याद रखिएगा, हरा पेड़ पौधा का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 जो है हरा पेड़ पौधा का जो भोजन होता है। आप लोग बोलिएगा कि ग्लूकोज आखिर क्या है। तो देखिए ग्लूकोज जो है वह एक प्रकार का शर्करा है। शर्करा मीन या आपको खाने में कैसा लगेगा, समझ गए आप लोग, मीठा, ठीक है ना। तो देखिए इसका आप लोग अनुसूत्र देख लीजिए कि इसका अनुसूत्र क्या है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का अनुसूत्र क्या है होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का अनुसूत्र क्या होगा, या तो देखिए सबसे पहला है आपका कि 6CO2 प्लस 12H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 यौगिक और H2O यानी कि जल का 6 यौगिक। यह दोनों किसके उपस्थिति में, एक सनलाइट SL, एक सनलाइट, और एक किसके उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आप लोग लिख दीजिएगा, ऊपर में सूर्य प्रकाश और नीचे में क्लोरोफिल, इस दोनों के उपस्थिति में किसका निर्माण कर देता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। आप लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज का निर्माण आखिर कर कैसे देता है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देख लीजिए आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या क्या है। तो ये आपको बताया ही है, क्या क्या है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यह तो बताने वाली बात ही नहीं, आप लोगों को याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, आखिर पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। सबसे पहले आप लोग बोलिएगा कि आखिर क्लोरोप्लास्ट आखिर है क्या। तो देखिए आप लोग पेड़ पौधा में जितना भी उसका हरा अंग देखते हैं ना, वह सारा क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है क्लोरोफिल। तो पौधा का जितना भी हरा अंग आप लोग देखते हैं वह क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है, देखिए तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य है कि यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, यानी कि यह क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को कैद कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर में कैद कर लेता है। इसके बाद देखिए क्या है कि वह जो प्रकाश ऊर्जा को कैद किया है, उस प्रकाश ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल दिया है, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया है। और आप लोग याद रखिएगा कि जब ये कोनो चीज रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो वह किसी चीज को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर देता है। तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करता है, तो वह चीज है H2O यानी कि जल। इसको 2 भागों में तोड़ देता है, एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करेगा कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश का क्या करेगा, तो अवशोषण करेगा। और उसके बाद जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस ऊर्जा में बदल देगा, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और जब ये रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा तो यह क्या करेगा, किसको तोड़ने का काम करेगा, तो जल को। तो जल का अनुसूत्र है H2O, क्या है, H2O। तो इसको H को अलग कर देगा और O को अलग कर देगा। तो एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन, एक हो गया हाइड्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ पर क्या था, सी, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। और यही हरा पेड़ पौधा का क्या है, भोजन है। तो समझ में आ गया हरा पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। हरा पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को कैद कर लेगा। उसके बाद जो वह प्रकाश ऊर्जा है उसको किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा। और जब यह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, यह जल के अणु को तोड़ देगा किस में, H2O को H यानी कि हाइड्रोजन में और O यानी कि ऑक्सीजन में। और इसके बाद देखिए क्या है कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तीनों जब एक साथ मिलता है तो इसी से किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज ही हरा पेड़ पौधा का क्या है, तो आप लोग तो आसानी से ही बोल लीजिएगा क्या है, तो भोजन है, ठीक है ना। तो देखिए इसके आगे क्या है, तो यही आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो गया समाप्त। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तब आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इसका परिभाषा और इसका अनुसूत्र लिख के छोड़ देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाइए, तब आपको यह पूरा लिखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका क्या क्या प्रक्रिया है। अभी जो यहाँ तक हम लोग देखे हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वहां तक आप लोगों को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से, एकदम आसानी से इसका आंसर दे ही दीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग बोलेंगे कि यह जो हम लोग देखे हैं कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आया है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, ऊपर देखिए सबसे पहले आप लोग
सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो गया है, इसका हरा पेड़ पौधा का भोजन का। इसके अलावा O2 यानी कि ऑक्सीजन और H2O यानी कि जल जो है ना, हरा पेड़ पौधा से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग अब बोलेंगे कि हम लोग जो वहाँ पे जो पेड़ पौधा में जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, हम लोग नहीं लिए थे, पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उसके बाद ऑक्सीजन और H2O यानी कि जल को जो बाहर छोड़ दिया। आप लोग देखते होइएगा पेड़ पौधा के ऊपर में कभी कभी जो है पानी जैसी संरचना रहता है, पानी की तरह जो है पेड़ पौधा की पत्ती से निकलता रहता है। तो आखिर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लिया कैसे है, और वह जो जल है, वह जो ऑक्सीजन है, उसको बाहर कैसे निकाला है। कोई तो ऐसा चीज होगा ना जो इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करता है और ऑक्सीजन और जल को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई तो ऐसा चीज है, उसी को कहा जाता है रंध्र। क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो बताइए पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि आखिर रंध्र है क्या? तो देखिए पौधे के पत्ती पर छोटे या सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी कि पौधे की पत्ती पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और उसी रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है, जल बाहर जाता है, ठीक है ना। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन के रूप में ये हम ले लिए हैं कि रंध्र क्या है और ये पौधे में कहाँ स्थित होते हैं, इनके दो कार्यों को लिखे। तो यह आपका क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आप लोग कि पौधे की पत्ती में क्या है कि पौधे की पत्ती और तने की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे या सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहा जाता है। देखिए आपको यहाँ पे दो चीज मिल गया है। सबसे पहला जो आपको पूछ रहा था कि रंध्र क्या है, तो रंध्र जो है वह पौधे की पत्ती के छिद्र होता है, छिद्र को ही क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और दूसरा आपको पूछा था कि यह कहाँ स्थित है, या कहाँ स्थित है? पत्ते और तनों की ऊपरी सतह पर, ठीक है ना। छोटा छोटा छिद्र होता है पौधे की पत्तियों पर, उसे ही कहा जाता है रंध्र। इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला था कि रंध्र के दो कार्य बताइए, तो कार्य तो आप लोग बता ही दीजिएगा। कार्य क्या बताएगा? सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा कि यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करता है? तो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो यह तो इसका सबसे पहला कार्य हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव भी बार-बार पूछा जाता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए इसका दूसरा नंबर कार्य क्या हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन करना भी इसका रंध्र का ही कार्य है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल का त्याग, यानी कि आप लोग जो पेड़ पौधे के पत्ती पे देखते हैं कि जल जो निकलता रहता है वह किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब आप लोग बोलिएगा कि आखिर वाष्पोत्सर्जन है क्या? तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना, कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। लेकिन अभी आप लोग फिलहाल में समझ लीजिए कि पौधे की पत्तियों से जल जो निकलता रहता है उसे क्या कहा जाता है? वाष्प के रूप में जो जल निकलता है उसे ही कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्र का दो कार्य, पहला कार्य क्या हो जाएगा कि गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि CO2 अंदर लेना और O2 बाहर छोड़ना। इसके बाद दूसरा कार्य क्या हो जाएगा कि पौधे की पत्तियों से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो जल बच जाता है, उसको पौधे की पत्ती द्वारा बाहर निकाल देना। तो यह दोनों कार्य कौन करता है? तो रंध्र करता है। रंध्र क्या होता है? तो पौधे की पत्ती पर छोटा छोटा छिद्र होता है। तो यह क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे दीजिएगा, ठीक है ना, आसानी से दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, यानी कि अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, अमीबा भोजन ग्रहण करता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसको हम लोग अब समझेंगे। तो देखिए कोई भी जीव होता है ना, उसमें पोषण की 5 विधि होती है। सबसे पहले वह भोजन को अपने अंदर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? उस भोजन को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उस एनर्जी को शरीर के सभी भागों में पहुंचाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है यह 5 कार्य जो है सभी जीवों में पाया जाता है। 5 कार्य हम लोग बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला आपका क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का अर्थ होता है कोई भी चीज को अपने शरीर के अंदर लेना। तो क्या है कि देखिए अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपाद का निर्माण कर देता है और यह कूटपाद भोजन को धीरे-धीरे अपने घेरे में ले लेता है। तो अमीबा का कार्य क्या है? तो अमीबा सबसे पहले क्या करता है कि जो भी वहाँ पे जहाँ पे भी उसको भोजन नजर आता है ना, उसके चारों ओर वह किसका निर्माण कर देता है? कूटपाद। आप लोग बोलेंगे कूटपाद क्या है? तो कूटपाद आप एक तरीका से कह सकते हैं कि अमीबा का हाथ होता है। अमीबा का हाथ होता है जो कि दोनों साइड से 2 हाथ निकालता है और भोजन को घेर के अपने शरीर के अंदर ले लेता है, ठीक है ना। तो अमीबा भोजन के चारों ओर किसका निर्माण करता है? याद रखिएगा, बार-बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अमीबा भोजन के चारों ओर किसका निर्माण करता है? तो कूटपाद का निर्माण करता है। और कूटपाद क्या करता है? तो भोजन को धीरे-धीरे अपने घेरे में ले लेता है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर कार्य है पाचन। क्या है? पाचन। तो देखिए क्या है कि भोजन रिक्तिका में एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को सरल और घुलनशील बनाते हैं, यानी कि भोजन को पचाने का कार्य ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और भोजन को पचाने के लिए क्या स्रावित करता है? या तो एंजाइम स्रावित करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है अवशोषण। अवशोषण क्या है? तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है और ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए इसका उपयोग करता है, यानी कि इसका जो है उसके बाद क्या होता है? तो वो जो हम लोग भोजन किए उसका एनर्जी बनता है और उसका एनर्जी का उपयोग किस-किस में होता है? ऊर्जा में, वृद्धि में और मरम्मत के लिए। कोई भी अंग कट जाता है
तो उसका मरम्मत कौन करता है? तो यही एनर्जी जो हम लोग बनाए हैं यह करता है। इसके बाद देखिए आपका क्या है कि आत्मसातीकरण, यानी कि वह जो एनर्जी है ना उसको शरीर के सभी भागों तक पहुँचाना, ट्रांसपोर्ट करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या है कि अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसके बाद देखिए 5वां आपका क्या है कि शेष बचा हुआ भोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, भोजन एवं अन्य अपचा हुआ बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा वह, सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, अपने भोजन का सबसे पहले अपने शरीर के अंदर लेगा, और शरीर के अंदर कैसे लेगा, भोजन के चारों ओर कूटपथ का निर्माण करेगा और वह कूटपथ भोजन को घेर के अपने अंदर में ले लेगा। इसके बाद क्या है पाचन, इसके बाद है भोजन रिक्तिका में एंजाइम स्रावित होता है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए अमीबा क्या करता है तो एंजाइम स्रावित करता है। इसके बाद है आपका अवशोषण, यानी कि पचा हुआ भोजन क्या हो जाता है तो कोशिका तक, कोशिका में अवशोषित हो जाता है, जिसका उपयोग क्या होता है तो ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग होता है। इसके बाद है आत्मसातीकरण, यानी कि वह जो भोजन है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। इसके बाद है उत्सर्जन, यानी कि जो अपशिष्ट बेकार पदार्थ बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग चित्र की सहायता से समझिए कि यहाँ पे खाद्य कण, यानी कि यहाँ पे अमीबा का भोजन था। तो अमीबा क्या किया है यहाँ पे, धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं कि अमीबा जो है यह कूटपाद को बाहर निकाला है, कूटपाद को, यानी कि यह कूटपाद हाथों जैसी संरचना को बाहर निकाला है। और देखिए यहाँ पे अंतिम रूप से इसको क्या कर लिया है, अपने घेरे के अंदर ले लिया है, और घेरे के अंदर के बाद यह अपने शरीर के अंदर ले गया है। और इसके बाद जो इसका बचा खोचा अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा उसको फिर शरीर के किसी अंग से क्या कर देगा तो बाहर निकाल देगा। तो इसी प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। इसके बाद है आपका पैरामीशियम में पोषण। तो देखिए अगर आप अमीबा में पोषण याद कर लिए तो आपको पैरामीशियम में पोषण बिल्कुल भी नहीं याद करना पड़ेगा। आप लोग बोलेंगे क्यों, तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों भाई ही है, दोनों भाई दोनों तबाही, इस दोनों में जो है एक ही तरीके से पोषण होता है, लेकिन सबसे पहला ही पॉइंट दोनों में अलग है। बाकी बात जो चारों पॉइंट है चारों पॉइंट सेम ही है, अंतर्ग्रहण ही सिर्फ इस दोनों में अलग होगा। तो देखिए पैरामीशियम का अंतर्ग्रहण क्या है, तो पैरामीशियम का देखिए अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण में क्या हो जाएगा कि पैरामीशियम सिलिया, यानी कि बालों जैसी संरचना का उपयोग करके बैक्टीरिया जैसे खाद्य कणों को मौखिक ढांचे से ग्रास नली में पहुंचाता है। तो देखिए अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा भोजन को अपने घेरे से अपने अंदर में ले लिया था, शरीर के अंदर में, लेकिन पैरामीशियम क्या करेगा, बालों जैसी संरचना जिसे क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है। तो बताइए कि अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा, लेकिन पैरामीशियम किसके द्वारा, तो सिलिया के द्वारा। और सिलिया क्या है तो बालों जैसी संरचना है। आगे हम लोग इसको चित्र की सहायता से देखेंगे। तो आप लोग को सिर्फ अमीबा का आपको क्या करना है कि पूरा पॉइंट याद कर लेना है, पांचों पॉइंट, लेकिन पैरामीशियम का तो सिर्फ एक ही पॉइंट याद करना है, क्योंकि बाकी बात जो इसका चारों पॉइंट है चारों पॉइंट सेम ही है। देखिए इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है पाचन, तीसरा है अवशोषण, तीसरा है आत्मसातीकरण, चौथा क्या है उत्सर्जन है। तो देखिए पैरामीशियम क्या है, तो पैरामीशियम के साइड में आप लोग देख रहे हैं या बालों जैसी संरचना है, यही क्या है, यही है सिलिया। इसके बाद कोई खाद्य कण है, ये था इसका माउथ, तो इसको क्या किया है या खाद्य कण को धीरे धीरे देखिए जैसे यहाँ पे भोजन रहता है ना, तो यह बालों जैसी इसको टसका के भोजन को क्या करता है अपने मुंह के पास लाता है और उसके बाद अपने शरीर के अंदर में ले लेता है, ठीक है ना, यही था पैरामीशियम में पोषण। इसके बाद इस चैप्टर का जो आपका आखिरी क्वेश्चन है वह है मानव आहार नाल का सचित्र वर्णन करें। तो अभी हम लोग दो चीज में पोषण देखे कि दो चीज अपना पोषण कैसे ग्रहण करता है, एक था अमीबा और एक था पैरामीशियम, यानी कि दोनों भाई दोनों तबाही। इसके बाद हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि मानव आहार नाल का क्या है। तो देखिए मानव आहार नाल में क्या होता है, मनुष्य अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण कैसे करता है, मुख के द्वारा, मुख के द्वारा ही ना वह अपने भोजन का प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले वह क्या करता है, मुख में अपने भोजन को रखता है। इसके बाद मुख के द्वारा क्या होता है तो भोजन धीरे 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 क्या होता है तो पेट में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ पे होगा मनुष्य में, आप लोग बोलेंगे कि ऑब्वियसली कहाँ से होगा तो मुख से होगा, क्योंकि मुख से ही भोजन का क्या होता है प्रारंभ होता है, यानी कि अंतर्ग्रहण, यानी कि शरीर के अंदर जाता है भोजन, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है तो मुख गुहा से होता है। याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है तो मुख गुहा से होता है। और मुख का आखिर काम क्या है तो आप लोग आराम से बोल लीजिएगा कि मुख का काम क्या है। सबसे पहले तो आप लोग बोलिएगा कि भैया वो करता क्या है, तो वह जो भोजन का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है ना उसको महीन टुकड़ा में बदल देता है, किसकी सहायता से तो दांतों की सहायता से, ठीक है ना। तो मुख का क्या कार्य, सबसे पहले क्या बोलेंगे आप लोग कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है तो मुख गुहा से होता है, जहाँ ठोस भोजन को यानी कि बड़े बड़े भोजन को क्या करता है दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि से क्या होता है कि लार ग्रंथि से लार नामक एक एंजाइम निकलता है, क्या होता है तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है देखिए जब ये आपको कोई एंजाइम समझ में आया आपको सीधा समझ जाएगा कि एंजाइम यह स्रावित हुआ क्यों है। तो भोजन के पाचन के लिए कोई भी एंजाइम होता है उसका कार्य ही क्या है भोजन का पाचन करना। तो यहाँ पे जो है टाइलिन नामक एंजाइम निकाला है ना, इसका कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो यह क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है माल्टोज में
बदल देता है, जिस कारण रोटी मीठी लगती है। इसके बाद भोजन कहाँ पे चला जाता है? तो ग्रास नली में चला जाता है। तो आप लोग क्या बोलिएगा मुख में कि मुख यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा पे होता है। मुख गुहा में होता है जहाँ पे ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है। लीन नामक एंजाइम स्रावित करता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है? तो माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद देखिए भोजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग चित्र में क्या देखे थे? चित्र में देखे थे कि भोजन से पहले हम लोग मुख में रखे हैं, लेकिन मुख के बाद जो आप लोगों को यह दिख रहा है यही क्या है? ग्रास नली है, ठीक है ना? तो मुख के बाद भोजन कहाँ पे जाएगा? तो ग्रास नली में जाएगा। देखिए ग्रास नली क्या है? ग्रास नली देखिए क्या है? इसी को भोजन नली भी बोला जाता है, ठीक है ना? तो ग्रास नली का कार्य क्या है? तो मुख को अमाशय से जोड़ने का, यानी कि मुख को जो है पेट से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ग्रास नली करता है। देखिए यहाँ पे आप लोग चित्र में समझिए, यहाँ पे मुख था और यहाँ पे पेट था, तो यहाँ पे जो यह पाइप जैसा जो संरचना आया है, जो यही ना किया है, यह मुख को किससे जोड़ दिया है? पेट से जोड़ दिया है। तो ग्रास नली में आप लोग सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा कि यह क्या करता है? तो मुख को अमाशय से जोड़ता है। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा कि यहाँ पे पाचन नहीं होता है भोजन, इसके बाद क्रमाकुंचन के माध्यम से नीचे की ओर धकेला जाता है। क्रमाकुंचन के माध्यम से भोजन क्या होता है? तो नीचे की ओर धकेला जाता है भोजन नली या ग्रास नली में। तो सबसे पहला था मुख। मुख में आप लोग क्या लिख दीजिएगा कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा में होता है, जहाँ पे ठोस भोजन को दांतों की सहायता से महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है। इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा कि लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है ना? इसके बाद भोजन नली में आप लोग लिख दीजिएगा कि देखिए जब भी आपको भोजन नली या ग्रास नली समझ में आया तो आप लोग सीधा समझिएगा कि एक मुख था और नीचे उसका पेट था, तो वहां पे जोड़ने का ही काम कौन किया है? तो ग्रास नली किया है। तो ग्रास नली में यही लिखना है कि मुख को अमाशय से जोड़ता है। यहाँ पाचन नहीं होता है, भोजन क्रमाकुंचन के माध्यम से कहाँ धकेल दिया जाता है? तो पेट में। इसके बाद है अमाशय। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि आखिर अमाशय का आकार बताइए कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमाशय का आकार जे के टाइप का होता है। किसके टाइप का? जे के टाइप का। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जे के आकार का होता है अमाशय का आकार, ठीक है ना? तो अमाशय का कार्य क्या होता है? देखिए सबसे भोजन यहाँ पे आया है मुख में, मुख के बाद भोजन क्या आया है? और पेट का काम ये होता है 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करना, ठीक है ना? पेट का काम क्या होता है? 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करना। फिर हम आपसे पूछ सकते हैं कि एंजाइम का क्या कार्य है? तो एंजाइम का कार्य है ये भोजन का पाचन करना, ठीक है ना? यह भोजन के पाचन में मदद करता है। तो पेट में 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक है एच, एक हो गया आपका पेप्सिन और एक है म्यूकस, ठीक है ना? बारी-बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो यह HCl स्रावित किया है, HCl का काम क्या है या स्रावित किया है, काम क्या है, या म्यूकस जो स्रावित किया है इसका काम क्या है? तो सबसे पहले HCl था। HCl का जो काम होता है वह होता है जीवाणु और विषाणु को मारने का कार्य। हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु या विषाणु पाए जाते हैं जो कि हम लोग को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है ना? तो इसी को मारने का कार्य कौन करता है? तो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद है आपका एक पेप्सिन। तो पेप्सिन का क्या करता है? तो देखिए पेप्सिन प से हो जाता है पेप्सिन और प से होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को पाचन का कार्य कौन करेगा? तो पेप्सिन करेगा। तो प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद देखिए म्यूकस क्या है? तो म्यूकस जो है ना यह आपके पेट के अंदरूनी परत की रक्षा करता है। पेट के अंदर से जो है यह एक वॉल होता है, ठीक है ना? चारों साइड से होता है जो आपके पेट को अंदरूनी परत की रक्षा करता है। तो अमाशय में आप लोग क्या देखिए, जब ये आपको अमाशय का पॉइंट रखना लिखना रहेगा तो आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा कि यह मानव शरीर का सबसे बड़ा पेशीय अंग है जो 3 प्रकार के रस स्रावित करता है। और 3 प्रकार के रस कौन-कौन? तो एक HCl, एक पेप्सिन, एक म्यूकस। हम बोलेंगे कि चलिए पेप्सिन का काम बताइए। तो पेप्सिन का काम क्या हो जाएगा? प से पेप्सिन और प से प्रोटीन का पाचन करना। म्यूकस का काम क्या हो जाएगा? पेट के अंदरूनी परत की रक्षा करना। HCl का काम क्या हो जाएगा? जीवाणु और विषाणु को मारने का कार्य करना, ठीक है ना? तो अमाशय में 3 प्रकार का रस स्रावित करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। ये तो आप लोग क्लास 7th 6 में ही पढ़े होंगे कि भोजन अमाशय यानी कि पेट में कितने घंटों तक रहता है? तो 3 से 4 घंटों तक रहता है, ठीक है ना? इसके बाद तो देखिए यहाँ पे आप लोग अभी क्या देखे हैं? सबसे पहले भोजन कहाँ पे आया है? मुख में आया है। सबसे पहले भोजन कहाँ पे आया है? तो मुख में आया है। मुख के बाद क्या हुआ है? मुख के बाद भोजन यहाँ पे ग्रास नली के माध्यम से कहाँ पे आ गया है? तो पेट में यानी कि अमाशय में आ गया है। कहाँ पे? अमाशय में आ गया है, जेब के शेप का। और अमाशय के बाद अब भोजन कहाँ पे जाएगा? तो यहाँ पे छोटी आंत में जाएगा। कहाँ पे? छोटी आंत में जाएगा। लेकिन अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जाता है ना, तो यहाँ पे इसको 2 गुंडा मिलता है। कौन-कौन मिलता है? तो एक हो जाता है आपका यकृत। देखिए ऊपर में क्या है? यकृत। और नीचे में है आपका, देखिए ऊपर में क्या है आपका? ऊपर में है आपका यकृत और नीचे में क्या हो जाता है? तो अग्नाशय हो जाता है। क्या हो जाता है? एक यकृत और एक अग्नाशय। जो आप जो यह ऊपर वाला देख रहे हैं ना, यह है यकृत और ये जो आप लोग देख रहे हैं यह क्या है? तो यह है अग्नाशय। तो एक है यकृत और एक है अग्नाशय। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऊपर में क्या है? यकृत। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यकृत, ठीक है ना? तो सबसे पहले देख लीजिए छोटी आंत में क्या है?
कि सबसे लंबा भाग मनुष्य में लगभग 7 मीटर, यानी कि छोटी आंत का साइज कितना मीटर होता है, तो 7 या 7.5 मीटर, याद रखिएगा, इसी दोनों के बीच में होता है। तो छोटी आंत का साइज क्या है, 7 मीटर है, ठीक है ना। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और अवशोषण होता है, तो याद रखिएगा। हम आपको क्या बोले हैं कि छोटी आंत में भोजन जाने से पहले भोजन को 2 चीजों का सामना करना पड़ता है, 2 गुंडों का सामना करना पड़ता है। वो गुंडा क्या-क्या है, तो सबसे पहला है यकृत और उसके बाद एक है अग्नाशय। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यकृत क्या है। तो देखिए पहला गुंडा जो यकृत है, यह एक रस स्रावित करता है, पित्त रस। तो सबसे पहले एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भोजन को क्षारीय बनाता है और वसा का पाइशीकरण करता है। तो यकृत का याद रखेगा कि 2 गो काम, यकृत का कौन-कौन सा 2 गो काम है। सबसे पहले वहाँ पे जो भोजन अम्लीय जो हो गया था, अम्लीय क्यों हो गया था, HCl के कारण, पीछे अमाशय में अपने लोगों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था ना, उसी के कारण भोजन वहाँ पे अम्लीय हो गया था। तो वह जो भोजन अम्लीय हुआ था उसको क्षारीय बनाने का कार्य कौन करेगा, तो यकृत करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य वो भोजन को क्या करता है, तो क्षारीय बनाता है और वसा का पाइशीकरण करता है, यानी कि छोटे-छोटे टुकड़ों में वसा को तोड़ देता है। वसा जो हम लोग पोषण ग्रहण किए हैं उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो याद रखिएगा यकृत का 2 गो काम, सबसे पहला भोजन को क्षारीय करना और दूसरा वसा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना। तो पहला गुंडा का था 2 काम और इसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशयी रस स्रावित करता है। देखिए पहला गुंडा क्या है, 2 काम, तो आपको लग रहा है कि दूसरा गुंडा भी 2 को काम में मान जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, क्योंकि ऑरा कम ना हो जाएगा इसका। तो यह भी सोचेगा कि जब वह 2 गो काम किया है तो हम कितना काम करेंगे, तो हम 3 गो काम करेंगे। वह 3 गो काम क्या-क्या है, तो चलिए बारी-बारी से देख लेते हैं। तो यह 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि वह तीनों एंजाइम का कार्य क्या है। तो सबसे पहला जो वह एंजाइम स्रावित करता है उसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या है, ट्रिप्सिन, TRYPSIN। देखिए ट्रिप क्या आ जाता है, प, यानी कि यह भी प्रोटीन का पाचन करेगा। तो अब आप लोग बोलेंगे कि अमाशय में भी अपने लोगों को वहाँ पे पेप्सिन मिला था जो कि प्रोटीन का पाचन किया था। तो हाँ, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। दोनों का एक ही कार्य है कि ट्रिप्सिन क्या करेगा, सबसे पहले अग्नाशय में एक रस स्रावित होगा। कौन रस निकलेगा, ट्रिप्सिन। 3 प्रकार का रस स्रावित होता है अग्नाशय से। सबसे पहला है ट्रिप्सिन, यानी कि यह क्या करेगा, ट्रिप यानी कि प यानी कि प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके बाद है लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करेगा, तो वसा का पाचन करेगा। इसके बाद है अग्नाशयी अमाइलेज, यह क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो याद रखिएगा कि यकृत से 2 प्रकार का एंजाइम स्रावित हुआ है। यकृत 2 गो काम किया है, एक तो भोजन को क्षारीय किया है और दूसरा वसा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा है, ठीक है ना। इसके बाद भोजन आएगा अग्नाशय में, पहला गुंडा के बाद दूसरा गुंडा में, और अग्नाशय क्या करेगा, तो अग्नाशय 3 गो काम करेगा। ये जब ये यकृत 2 गो काम किया है तो यह कितना कार्य करेगा, 3 गो कार्य करेगा। सबसे पहला ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित करेगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, दूसरा लाइपेज जो कि वसा का पाचन करेगा, तीसरा अग्नाशयी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है आंत्रग्रंथियां, ये आपको अभी याद नहीं रखना है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नियंत्रण और समन्वय में इसको बारीकी से समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको आता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे जो यह हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछ दिया था कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, यानी कि अंतिम रूप से कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, क्या बच जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज अपने लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो है इसका अंतिम विखंडन है। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे कि अंतिम विखंडन, प्रोटीन का अंतिम विखंडन क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। याद रखिएगा, बार-बार आपको बोल रहे हैं हम लोग आज के इस वीडियो में वही चीज देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। सबसे पहला है प्रोटीन। प्रोटीन का अंतिम विखंडन क्या है, अमीनो अम्ल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा कि प्रोटीन का अंतिम विखंडन क्या है, तो अमीनो अम्ल है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम विखंडन क्या है, तो ग्लूकोज है। इसके बाद वसा का अंतिम विखंडन क्या है, तो 2 चीज है, एक है वसा अम्ल और एक है ग्लिसरॉल। क्या है, तो ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो अंतिम उत्पाद याद रखेगा, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा वसा का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, तो वसा अम्ल या ग्लिसरॉल हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं अब छोटी आंत में भोजन का अवशोषण। अभी तक हम लोग छोटी आंत देखे ही क्या है, अभी तो हम लोग देखे थे कि छोटी आंत में आने से पहले 2 चीज मिला था, एक यकृत और एक अग्नाशय। यकृत किया था 2 कार्य, याद रखिएगा। इसके बाद अग्नाशय किया था 3 कार्य, वो भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि छोटी आंत का आखिर कार्य क्या है। तो देखिए छोटी आंत का आप लोग बारीकी से समझिए, यह जो भोजन बच जाता है ना, अंतिम उत्पाद, यह जो है छोटी आंत, इसको वह पोषण को लेके, वह जो भोजन जो बचा है ना, उस एनर्जी को लेके क्या करता है, तो रक्त में फेंक देता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसके बाद, देखिए क्या है कि विली छोटी आंत की भीतरी दीवार में उंगलियों के आकार के उभार होते हैं। ये अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाते हैं। रक्त की आपूर्ति अवशोषित पोषक को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको बोले ही थे कि यह रक्त के माध्यम से अवशोषित पोषक को क्या किया है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया है। किसके वजह से, तो विली के मदद से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या है
कि पोषक तत्वों का उपयोग या जो पोषक तत्व जो पहुँचाया है, उसका उपयोग हम लोग करते कहाँ-कहाँ पे? तो सबसे पहला ऊर्जा यानी कि हम लोगों को आपको जैसा कि पता होगा क्लास 7th में ही पढ़े होंगे कि हम लोगों को खाना खाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, पढ़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो पोषक तत्वों का उपयोग कहाँ-कहाँ पे होता है? एक तो ऊर्जा में, एक तो वृद्धि में यानी कि ग्रोथ में, एक तो ऊतकों की मरम्मत के लिए भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है ना? इसके बाद देखिए आपका क्या है कि बड़ी आँत, आखिर बड़ी आँत का कार्य है क्या? तो देखिए क्या है कि बड़ी आँत में केवल बड़ी आँत का कार्य कुछ भी नहीं है, नाम ही है इसका बड़ा, लेकिन कार्य इसका बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, कार्य है छोटा का। छोटी आँत देखिए नाम छोटा लेकिन कार्य बड़ा, इसका नाम बड़ा लेकिन कार्य छोटा, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। बड़ी आँत का कोई भी कार्य नहीं है। तो क्या है कि बड़ी आँत में केवल आंतरिक जल का अवशोषण होता है, इसके बाद शेष अन्य अपचा हुआ भोजन मल के रूप में मलद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। यह था बड़ी आँत का कार्य, ठीक है ना? तो यह था दोस्तों आप लोगों के जैव पराक्रम के भाग 1 यानी कि पोषण का वन शॉट। हम लोग इसका जो है पार्ट 2 में जो है ना आप लोग कमेंट करिए, इसका हम लोग बारीकी से कम ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चारों चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं। तो यह था आप लोगों का जैव पराक्रम का पार्ट 1 वीडियो यानी कि पोषण। इसके बाद हम लोग जो पार्ट 2 वीडियो में देखने वाले हैं वह है आपका श्वसन। क्या है? श्वसन। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को हम नहीं वीडियो को लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अपने-अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है ना? आप लोग अपने-अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। तो यह था आप लोगों का पार्ट 1 वीडियो जैव प्रक्रम का यानी कि पोषण का। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में हम लोग श्वसन को देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप लोग इंतजार कीजिए पार्ट 2 वीडियो का।